हेलो दोस्तों, मैं डी कुमार आप सभी को जी के इंस्पायरिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एसपीडी की रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य विज्ञान, जो कि अति महत्वपूर्ण बुक है, खास करके रेलवे के सभी एग्जामों के लिए। यह बुक 2023 से 24 के रिगार्डिंग है, यानी आने वाले सभी एग्जामों के लिए यह बुक अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस बुक को अलग अलग पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे और यह वीडियो इस बुक का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक को सीरीज बाय सीरीज पढ़ेंगे और प्रत्येक सीरीज में टॉप 50 प्लस क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न है, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका उत्तर है कटक, यानी ओडिशा में है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन को। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल से। अगला प्रश्न है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो इसका उत्तर है लसीकाणु, यानी लिम्फोसाइट से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका उत्तर है फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है अपवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला और भूरा उस वर्ण पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो इसका उत्तर है परितारिका, यानी आइरिस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मला। अगला प्रश्न है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। अगला प्रश्न है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है डिंबवाहिनी नली में। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो इसका उत्तर है द्रव्य नाइट्रोजन में।
अगला प्रश्न है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो इसका उत्तर है लेफलेसिया से। अगला प्रश्न है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो इसका उत्तर है नारियल, कटहल, सेब। अगला प्रश्न है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो इसका उत्तर है बल्लियों को गिनकर। अगला प्रश्न है, जल संवर्धन क्या है? जल संवर्धन क्या है? तो इसका उत्तर है बिना मिट्टी के पादप उगाना। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ग्रेगर मेंडल को। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो इसका उत्तर है पिता के गुणसूत्रों से। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो इसका उत्तर है 46 होता है। अगला प्रश्न है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो इसका उत्तर है विटामिन बी की कमी की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता? किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता? तो इसका उत्तर है ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है बीजों से। अगला प्रश्न है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? तो इसका उत्तर है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, किस मछली में सल्क नहीं होता है? किस मछली में सल्क नहीं होता है? तो इसका उत्तर है कैट फिश में सल्क नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो इसका उत्तर है वातावस्य के कारण। वातावस्य के कारण ज्यादातर मछलियां जल में नहीं डूबती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? सर्वप्रथम विषाणुओं को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो इसका उत्तर है WM स्टेनले ने। अगला प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका उत्तर है मटर के पौधे पर। अगला प्रश्न है, लिटमस किससे मिलता है? लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है सिनकोना वृक्ष से। अगला प्रश्न है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है वे किससे प्राप्त होता है? अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है सूखे लेटेक्स से। सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है बलूत के छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है
थंगी नस्ल से प्राप्त होता है? अगला प्रश्न है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो इसका उत्तर है सूत्रण रोग के कारण से मरते हैं, यानी सिरोसिस के कारण से मरते हैं। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो इसका उत्तर है ए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है मरुद्भिद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो इसका उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस थी। अगला प्रश्न है, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो इसका उत्तर है मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और मेहसाना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका उत्तर है बीकानेर में, यानी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों का अध्ययन कहलाता है? फूलों का अध्ययन कहलाता है? तो इसका उत्तर है एंथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो इसका उत्तर है कार्ल लिनियस का। अगला प्रश्न है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से होता है? तो विषाणु के कारण से होता है। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है? दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।